जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड द्वारा सामाजिक विज्ञान के मई महीने में जो मंथली टेस्ट लिया गया है उसी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला सवाल था, विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया था। तो विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूल को प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। बी इसका सही जवाब है। निम्न में से किसने गौरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी। मेजनी ने, महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने या लेनिन ने। तो यहाँ पे गौरीबाल्डी को जो जीवनी लिखे थे उनका नाम है लाला लाजपत राय, इन्होंने ही लिखी थी। गौरीबाल्डी ने यहाँ पे इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती नामक संगठन का भी स्थापना किया था और इसी के मदद से वो इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसी से प्रभावित होकर के लाला लाजपत राय ने इनके बारे में इनकी जीवनी को लिखे थे। तो सी इसका सही जवाब है। जलवेरिन संस्था की स्थापना का उद्देश्य क्या था। जो जलवेरिन संस्था थी ये क्यों बनाया गया था। आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए या धार्मिक हितों की सुरक्षा के लिए, शैक्षणिक हितों की सुरक्षा के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो जो जलवेरिन संस्था है उसे बनाया गया था आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए, ये इसका सही जवाब है। जलवेरिन की स्थापना 1834 में किया गया था। यह व्यापारियों का संगठन था। सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि जलवेरिन किसका संगठन था, तो ये व्यापारियों का था। इसकी स्थापना 1834 ईस्वी में हुआ था और ये प्रसा के नेतृत्व में हुआ था। प्रसा के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी और जर्मन के व्यापारियों ने इसकी स्थापना की थी। जर्मन के व्यापारियों द्वारा प्रसा के नेतृत्व में 1834 में यहाँ पे व्यापारियों का एक संगठन का स्थापना किया गया जिसका नाम था जलवेरिन। इसकी स्थापना आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए किया गया था। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। मेटरनिख ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या नेपोलियन ने। तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिख ने किया था, ये इसका सही जवाब है। वियना कांग्रेस सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी था, जो ऑस्ट्रिया है उसकी राजधानी है। उसके बाद मेटरनिख जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था और इसी के नेतृत्व में 1815 में वियना कांग्रेस की यहाँ पे मीटिंग हुआ था, सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता मेटरनिख ने किया था। इसमें 4 देश शामिल हुए थे जिसमें एक प्रसा था, एक ब्रिटेन था, एक रूस था और एक ऑस्ट्रिया था। तो इन चारों देशों के मिल करके यहाँ पे इन्हीं चारों देशों के बीच ये सम्मेलन हुआ था। तो इन सभी देशों ने मिलकर 1815 में वियना कांग्रेस सम्मेलन किया था जिसकी अध्यक्षता मेटरनिख ने किया था। यंग यूरोप की स्थापना किसने की। यंग यूरोप की स्थापना किया था मेजनी ने, बी इसका सही जवाब है। मेजनी ने 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया था। इसके अलावे इसने 1831 में यंग इटली नामक संगठन के भी स्थापना किया था। तो 1831 में यंग इटली की स्थापना करता है, 1834 में यंग यूरोप को, और 1851 ईस्वी में इसने फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संगठन की स्थापना किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली। तो यहाँ पे यंग यूरोप की स्थापना मेजनी द्वारा 1834 में किया गया। 1831 में मेजनी ने यंग इटली की स्थापना किया था और 1851 में फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की स्थापना मेजनी द्वारा किया गया था। बोहेमिया किसके शासन के अंतर्गत था। ब्रिटेन के, फ्रांस के, ऑस्ट्रिया के या तुर्की के। तो बोहेमिया जो है वो ऑस्ट्रिया के शासन के अंतर्गत आता था, सी इसका सही जवाब है। निम्न में से क्या मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। तो देखिए, जब हम लोग मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें जीवन की आशा इसका सूचक था, प्रति व्यक्ति आय भी इसका सूचक था और शिक्षा प्राप्ति का स्तर या प्रति व्यक्ति आय ये सब इसका सूचक हो जाता है। यानी कि सी इसका सही जवाब है। शिशु मृत्यु दर
मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कीमत तंत्र के आधार पर किस अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं? तो कीमत तंत्र के आधार पर जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय लिया जाता है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसी में कीमत तंत्र के आधार पर आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या बिहार के आर्थिक पिछड़े का कारण नहीं है? हम लोग ने बिहार के पिछड़ेपन के कारण के बारे में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे बिहार के पिछड़ेपन के कारण नहीं है वो पूछ रहा है। तो देखिए, बाढ़ के कारण हम लोग पीछे हैं, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण भी बिहार पीछे है, और गरीबी के कारण भी बिहार पीछे है। लेकिन यदि आधारिक संरचना का विकास कर दिया जाए तो बिहार पीछे नहीं रहेगा, बल्कि बिहार का विकास होगा। तो ये इसका सही जवाब सी हो जाएगा। बिहार के आर्थिक पिछड़े के कारण आधारिक संरचना का विकास नहीं है। यदि इसका विकास होता है तो बिहार का विकास होगा। सी सही आंसर होगा। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लेटराइट मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा या जलोढ़ मृदा? तो कपास की खेती के लिए रेगुर मृदा सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसे हम लोग काली मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो काली मृदा या रेगुर मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है। तो हम लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं, या आर्थिक वृद्धि कहते हैं, या सतत विकास कहते हैं, या फिर समावेशी विकास कहते हैं? तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे इकोनॉमिक्स में कि समावेशी विकास वह विकास है जिसमें समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात की जाती है, उसे हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। उसी को यहाँ पे सवाल बना करके दे दिया है। तो इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा, समावेशी विकास। जब समावेशी विकास होता है तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से, मौलिक अधिकार से, नीति निर्देशक तत्व से, या इनमें से किसी से नहीं? तो संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मौलिक अधिकार के बारे में हमारे संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसके बारे में बात किया गया है। यानी कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। इसी में इसकी बात की गई है। उसके बाद जो मौलिक कर्तव्य है इसे संविधान के भाग 4 में रखा गया है, भाग 4 में, और 51 का अनुच्छेद जो है वो 51 का है। भाग 4 है, अनुच्छेद 51 का है, और कुल मौलिक अधिकार हम लोग को 11 है। मौलिक कर्तव्य जो है हम लोग को 11 हैं। हमारे मतलब हम लोग को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो देश के प्रत्येक नागरिक को मानना चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के 51 क में लिखा गया है जो कि 11 हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में है। और नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में ही है, लेकिन ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में है। तो इसको एक बार फिर से देखें तो जो सवाल किया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, तो ये तो मौलिक अधिकार से हो जाएगा। मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में ये है, इसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 क में इसको रखा गया है जो कि कुल 11 हैं। नीति निर्देशक तत्व को संविधान के भाग 4 में रखा गया है और ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व हैं। भाषा के आधार पर कहाँ सामाजिक विभेद पाया गया है? तो हम लोग जब राजनीति पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि श्रीलंका में एक तरफ लोग सिंहली भाषा बोलने वाले थे जो श्रीलंका के मूल निवासी थे, और एक तरफ लोग तमिल बोलने वाले लोग थे जो कि तमिलनाडु थे, और इनके बीच में भाषा को लेकर के लड़ाई चला था। उसके बाद दोनों का धर्म भी अलग था। जो श्रीलंका के लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते थे और भारत के लोग जो तमिल लोग थे वो लोग हिंदू धर्म को मानते थे।
तो भाषा को लेकर के यहाँ पे लड़ाई हुआ था। तो यहीं पे सामाजिक विभेद देखने को मिला था। श्रीलंका इसका सही जवाब हो जाएगा। किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? श्रीलंका को, बेल्जियम को, या यूगोस्लाविया को, या ब्रिटेन को? तो यूगोस्लाविया में सामाजिक विभेद होने के कारण यहाँ पे लोग टुकड़ों में बट गए और यूगोस्लाविया का विखंडन हो गया, ये टूट गया, अलग अलग टुकड़ों में बट गया। तो सी इसका सही जवाब है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूहों के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है? आयरलैंड को, जापान को, रूस को, या ऑस्ट्रेलिया को? तो देखिए, आयरलैंड जो देश है ये ब्रिटेन के आसपास में है, उसी के क्षेत्र में है, और यहाँ पे हमेशा प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में लड़ाई चलते रहता है। तो ये इसका सही जवाब है। यहीं पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के समूहों के बीच संघर्ष चलते रहता है। तो आयरलैंड सही जवाब हो जाएगा। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की, रूस की, फ्रांस की, या यूनान की? तो देखिए, यूनान की स्वतंत्रता के लिए जब इसे तुर्की द्वारा कब्जा कर लिया गया था तो इसके बीच में एक देश आया था इसको छुड़ाने के लिए, जो कि रूस है। तो रूस यहाँ पे आया था और रूस और तुर्की के बीच में एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की। इस युद्ध में क्या हुआ था कि रूस और तुर्की के बीच युद्ध हुआ और उसके बाद एक संधि हुआ जिसे हम लोग एड्रियानोपोल के संधि के नाम से जानते हैं। तो इनके बीच में एड्रियानोपोल की संधि हुआ। ये संधि हुआ था 1829 में। तो रूस और तुर्की के बीच लड़ाई हुआ। उसके बाद 1829 में एड्रियानोपोल के संधि हुआ, जिसके तहत तुर्की जो है यूनान में नाम मात्र का यहाँ पे उस पर शासन करने वाला रह गया। लेकिन इस बात से यूनान के लोग खुश नहीं थे, वो पूर्णतः आज़ादी चाहते थे। और फाइनली जा कर के 1832 में एक संधि होता है जिसे हम लोग कस्तूनतुनिया के संधि के नाम से जानते हैं। तो कस्तूनतुनिया की संधि द्वारा यूनान पूर्णतः एकदम आज़ाद हो जाता है। यहाँ पे ये पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है 1832 के कस्तूनतुनिया संधि द्वारा। किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा पूरा हुआ था और ये संधि 1871 में हुआ था। तो डी इसका एक सही जवाब है। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की? बिस्मार्क ने, विक्टर इमैनुअल ने, मेजनी ने, या मेटरनिख ने? तो यहाँ पे जो अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था उसका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क ने ही अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था। इसको मानना था कि अगर एकीकरण करना है अपने देश का तो उसके लिए सेना का मदद लेना पड़ेगा, युद्ध से ही एकीकरण हो सकता है। और इसके लिए इन्होंने रक्त और लौह की नीति भी अपनाया था। रक्त एवं लौह की नीति को ये अपनाया था। तो बिस्मार्क द्वारा रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया गया था जर्मनी के एकीकरण करने के लिए। इसी ने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था। HDI कौन जारी करता है? यूएनओ, UNDP, यूनिसेफ या यूनेस्को? तो HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो UNDP द्वारा जारी किया जाता है। बी इसका सही जवाब है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? यानी कि भारत में जो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना आई थी वो कब से कब तक चला था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है डी, 2007 से 2012 के बीच में 11वीं पंचवर्षीय योजना चला था। उसके बाद यहाँ पे ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम दिया हुआ है जो 2002 से 2007 तक चला था। और ये वाला जो है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चला था। 10वीं जो है वो 2002 से 2007 तक चला था और 11वीं 2007 से 2012 तक चला था।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो देखिए, पहले तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान ज़्यादा था, लेकिन वर्तमान समय में भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अत्यधिक है। लगभग 60% योगदान यहीं से जाता है। इसे हम लोग तृतीयक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के या निर्माण उद्योग क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। निर्माण कार्य किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो अभी हम बताएं कि जो द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र है उसी को हम लोग निर्माण कार्य क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। जितने भी निर्माण वाले काम हैं वो इसी क्षेत्र में किए जाते हैं। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रियो डी जेनेरो में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और ये टाइम था 1992 का। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। उसके बाद जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है वो 1997 में हुआ था और जगह था न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 में। तो 2002 में जगह का नाम है जोहान्सबर्ग। तो यहाँ पे सवाल था कि रियो डी जेनेरो का कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ। उसके बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। इस सवाल का जवाब अगर देखें तो ये इसका सही जवाब है। भारत की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित हो रहना चाहिए? यानी कि किसी भी देश के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए, इसके बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग पढ़े थे कि किसी भी देश के जगह के जो कुल क्षेत्रफल है उसके 33% भाग पे वन होना चाहिए। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 33%। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में विस्तृत रूप से पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। बी इसका सही जवाब है। पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब में भूमि का विनाश हो रहा है, क्षरण हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, सघन कृषि, अत्यधिक सिंचाई या अत्यधिक पशुचारण? तो पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई है। बहुत ज़्यादा सिंचाई करने के कारण यहाँ पे भूमि का ह्रास हो रहा है। तो सी इसका सही जवाब है। भारत में सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 1990 में, 1998 में, 2000 में या 2002 में? तो इसका सही जवाब है डी, 2002। 2002 में ही मानव विकास का प्रथम रिपोर्ट भारत में जारी किया गया था। दिन था 23 अप्रैल 2002 को। उस टाइम के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी सवाल बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है तो इसको याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा नई दिल्ली में 23 अप्रैल 2002 को भारत का सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। डी इसका सही जवाब है। ये याद रखना है कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है। कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लाल मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, रेतीली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो कृषि कार्य के लिए भारत में जो सबसे उपयोगी मिट्टी है उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। इसका विस्तार भी ज़्यादा है और ज़्यादातर कृषि इसी मिट्टी पे किया जाता है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कृषि के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी भारत के लिए जलोढ़ मिट्टी ही है। मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया था? राजतंत्र का, लोकतंत्र का, रंगभेद नीति का या इनमें से कोई का नहीं? देखिए, मार्टिन लूथर जो है मुख्य रूप से वो जो चर्च में जो भी विशुद्धियाँ थी, उस टाइम पे जो भी कमियाँ थी, उसके खिलाफ वो बोलते थे। साथ ही साथ वो रंगभेद नीति के भी खिलाफ थे। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, रंगभेद नीति। आज का अंतिम सवाल है,
इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1918 में, 1920 में, या 1925 में, 1938 में? तो महिलाओं को इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार मिला था 1918 में, ये इसका सही जवाब है। इसके अलावा इसमें हम लोग अगर 1920 को देखें तो 1920 भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी टाइम पे गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो जो असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत गांधी जी किए थे और ये 1920 में ही शुरू हुआ था। 1920 से 1922 तक ये चला था। तो ये डेट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो भारत में राष्ट्रवाद है वहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा 1920 में शुरू किया गया था और ये 1922 तक चला था। उसके बाद 1925 देखें तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे एक यहाँ पे संगठन का स्थापना हुआ था जिसका नाम है RSS, जिसे हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना 1925 में ही हुआ था। तो अगर इस सवाल का जवाब देखें तो इंग्लैंड में महिलाओं का वोट देने का अधिकार 1918 में मिला था। 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था, जो कि 1922 तक चलता है। 1925 में हमारे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे RSS के नाम से जानते हैं, की स्थापना की गई थी। तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।